अगला प्रश्न है, जय हिंद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण है? आखिर हमारे मुल्क पर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था तो हम राष्ट्रवाद की भावना क्यों जागृत किए? क्यों ऐसा हुआ? क्या तकलीफ था, क्या हमें नहीं था, या क्या? कहा जाता है, जैसे पुराने लोग कहते हैं कि अंग्रेज तो कुछ लोग जो जमींदारी हुकूमत के गुलाम थे, मतलब जमींदारों को, पैसे वाले लोगों को, धनवानों को लोग चापलूसी करते थे अंग्रेज का। आज भी देखा जाता है कि कुछ चापलूस लोग हैं कंपनी में, तरह तरह के जहाँ सेक्टर में सभी जगह कंपनी चापलूस लोग रखते हैं। अब चापलूसों का क्या होता है भाई, चमचागिरी उनका करना है, आओ जाओ आओ जाओ आओ जाओ, उनके मुनाफे की बात, उनको तो उनका मुनाफा मिल जाता है, लेकिन गरीब मजदूरों को नहीं मिलता है, गरीब लोगों को उसका हक नहीं मिलता है। तो इस तरह से राष्ट्रवाद के उदय के पहले कई कारण हैं, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण और धार्मिक कारण। इन सभी कारणों से हमारा देश प्रभावित हुआ है और हम देखेंगे कि किस कारण से हम राष्ट्रवाद के उदय के लिए जागृत हुए हैं। पहले तो मेरे मुल्क पर अंग्रेज आया तो बोला हम सिर्फ बिजनेस करेंगे, बिजनेस करने के ख्याल से यहाँ पे आया, और आने के बाद क्या किया, वो देखा कि अब तो यहाँ सब कुछ संपन्न है, हम क्यों न फूट डालें और शासन करें, फूट डाले और शासन करें की नीति अपना दिया। और इसके बाद धीरे धीरे हथियार लाने लगा, हथियार से लाते लाते पूरे कहा कि भाई हमको समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं, इसलिए हमें हथियार लाने की इजाज़त दीजिए। आते आते हथियार लेके पूरी तरह से धीरे धीरे पूरे राष्ट्र में देखा कि यहाँ तो फूटबत लोग हैं और एक तरह से शासन करने लगे। तो ध्यान रहे, हम अगर घर में भी फूटते हैं तो दूसरे लोगों का शासन आ जाता है, इसलिए ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आइए, राष्ट्रवाद के उदय का पहला राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण तो बहुत घोर है, क्या बताया जाए, जो अंग्रेज क्या क्या किया है। राष्ट्रीय चेतना जागृत होने का सबसे पहले कारण था सामाजिक राजनीतिक कारण। अंग्रेज क्या किया, अंग्रेज एक नीति बनाया कि 1857 के विद्रोह के पहले कई सारे विद्रोह हो चुके थे। आप यहाँ इतिहास पढ़ के देखिए, पहले अंग्रेज जब हमारे मुल्क में आया तो लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। तो सबसे पहले क्रांति के रूप में हमारा 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के लिए बैरकपुर छावनी कलकत्ता में है, वहाँ से शुरू होता है, कारतूस वाले, चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ। इसके बाद जब सरकार देखती है कि हम यहाँ अगर दमन चक्र, अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट देखता है कि अगर हम यहाँ दमन चक्र की नीति नहीं अपनाएंगे तो हम इस मुल्क में शासन नहीं कर सकते हैं, मतलब अत्याचार करना, इंडियन के प्रति अत्याचार करना। सबसे पहले उसने 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया ने क्या कह दिया, 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, उसको दमन चक्र लगाया गया, एकदम उनको बहुत मतलब उनको सजा दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, जो भी हुआ। इसके बाद बाकी इंडियन जो क्रांति के लिए उभरे उनको बहुत लोगों को जेल में डाल दिया, कितना को शूट कर दिया, कितने को क्या कर दिया, कैद में डाल दिया, बहुत तरह के प्रताड़ित किए। इसके बाद महारानी विक्टोरिया पूर्ण रूप से नहीं बोली थी, लेकिन इसके बाद 1858 से महारानी विक्टोरिया ने कहा कि मैं उद्घोषणा के साथ सभी देशों को राज्य ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गए, और साफ साफ कहा कि सभी आप लोग मेरे ब्रिटिश सरकार के अधीन हैं। महारानी विक्टोरिया ने 1858 ईस्वी में क्लियर कर दिया कि आप सभी लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन हैं, यानी ब्रिटिश सरकार के गुलाम हैं। इसके बाद इस घटना से पूरे देश में राष्ट्रीयता की भावना फैल गई। पहले तो कहा नहीं था, 1858 ईस्वी में क्लियर कर दिया तो देश में राष्ट्रवाद जाग गया, देश में राष्ट्रीयता की भावना जाग गई। ये तो बहुत ये मतलब मुसीबत वाली बात है। और जितने भी सरकार द्वारा दमन चक्र चलाया गया उसे एकदम बिल्कुल रूप से कुचल दिया गया। इसके बाद 1878 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंटन ने वर्नाक्युलम प्रेस एक्ट पारित कर दिया, और इस एक्ट के तहत लिखा था कि किसी भी भारतीय को, मतलब कोई भी प्रेस वाले ऐसा कुछ नहीं छापेंगे जिससे हमारे राष्ट्र को खतरा हो, मतलब देश को खतरा हो। अब देश मेरा, देश हो गया उसका, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन कर रहा था। तो कहा कि अगर किसी भी तरह के ऐसा कुछ छापेंगे जैसे भड़काव हो तो आप पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाएगा, आपको हिरासत में ले लिया जाएगा और उस पर फिर उसके बाद जो होगा सजा दे दिया जाएगा। तो लगले 1857 में मेरा सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 में महारानी विक्टोरिया क्लियर कर दी कि आप मेरे गुलाम हैं। 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन ने एक वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया कि कोई भी प्रेस वाला भड़काऊ भाषण नहीं लिख सकता या भड़काऊ चीज नहीं प्रिंट करवा सकता है। बस जस्ट एक साल के बाद 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया कि किसी भी कोई भी भारतीय आर्म्स नहीं रख सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार नहीं रख सकता है। अब बताइए, जो जमींदार है या जो कुछ भी उसको आर्म्स नहीं रखना है तो गलत बात है कि अपनी सुरक्षा वो कैसे कर पाएगा। इसके बाद तुरंत कर दिया, एक और कानून लगा दिया, 1893 में अल्बर्ट बिल पारित कर दिया। राष्ट्रवाद को कुचलने के लिए कई तरह के कानून लगा दिए और बताया कि उद्देश्य भारतीय यूरोपियन व्यक्तियों में फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। 19 अल्बर्ट बिल के तहत कोई भी अरेस्ट किया जाएगा उसको सिविल न्यायालय में नहीं, एक अलग न्यायालय का गठन किया जाएगा। देखिए इसमें साफ लिखा है, बिल का उद्देश्य भारतीय और यूरोपीय व्यक्तियों के फौजदारी मुकदमों की सुनवाई सामान्य न्यायालय में करना था। आपको ऊंचे वाले न्यायालय में, जैसे सामान्य न्यायालय, एक सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो कहता है कि लोअर न्यायालय में आपका फैसला लिया जाएगा और उसके बाद जो वही अंतिम मान्य होगा, दूसरा कोई न्यायालय में आपको नहीं जाना है। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ। 1858 में विक्टोरिया ने कहा कि हम
आप मेरे राष्ट्र में, आपका राष्ट्र मेरा गुलाम है। 1858 में वर्नाकुलम एक्सप्रेस प्रेस एक्ट पारित किया, यानी किसी कोई भड़काऊ भाषण नहीं लिख सकता है। 1879 में आर्म्स एक्ट लगा दिया कि कोई भी भारतीय हथियार नहीं रख सकता है। 1883 में एक ऐसा बिल पारित कर दिया कि किसी भी भारतीय को अरेस्ट करने के बाद एक सामान्य न्यायालय में सुनवाई उसका अंतिम न्यायालय होगा, उसके बाद उसकी सुनवाई आगे नहीं की जाएगी, चाहे जो भी होगा वो न्यायालय हो गया। 1989 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में एक पारित कर दिया। कलकत्ता कॉर्पोरेशन में एक पारित कर दिया, और एक्ट में क्या लिखा है, इस बिल को वापस लेनी पड़ी। इस तरह से 1849 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में एक्ट पारित कर दिया कि नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कम है और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगा। गैर मतलब बाहरी अंग्रेज लोगों को ज़्यादा रखा जाएगा, जो इंडियन वहाँ के स्थायी निवासी उनको कम संख्या में दिया। इसके बाद 1899 के बाद 1904 में विश्वविद्यालय को अपने अंडर ले लिया। जितने भी शिक्षण संस्थान से सब अंग्रेजी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हुकूमत पे चले गए। 1805 में क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया कि यहाँ सांप्रदायिकता दंगा हो सकता है, इसलिए सांप्रदायिकता के नाम पर 1905 में बंगाल का, देखिए लगातार 1857 सिपाही विद्रोह के बाद को चलने के लिए 1858 में कह दिया कि तुम मेरे गुलाम हो। 1878 ईस्वी में कह दिया, प्रेस एक्ट ला दिया कि भड़काऊ भाषण नहीं रह सकते। 79 में कहा आर्म्स एक्ट, कोई हथियार नहीं रह सकते। 83 में अल्बर्ट बिल पारित कर दिया कि तुम्हारा अंतिम छोटी न्यायालय में ही मुकदमा चलेगा। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता में कॉर्पोरेशन में बिल पारित कर दिया कि मतलब यह है कि वहाँ सदस्यों की संख्या कम रहेगी। 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम ला दिया कि सारे सरकारी शिक्षण संस्थान मेरे नियंत्रण में है। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, यह करके कि सांप्रदायिकता है। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे को रद्द कर दिया। 1907 में देशद्रोही सभा का अधिनियम लगा दिया, कहा कि कोई भी अगर यहाँ पे सभा करेगा तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने इसे इसके बाद फिर क्या किया, 1910 में फिर इंडियन एक्ट पारित किया। इसमें उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने का भी पूर्ण प्रावधान कर दिया। फिर बाद में भी इसके बाद डलहौजी आया तो थोड़ा सा काम किया। डलहौजी क्या किया कि डाक, तार विभाग, रेल वगैरह की सबका विकास किया। इसके बाद तो हमारे लिए भी आसान हो गया कि कोई भी मैसेज अगर देना रहता था हमको, मतलब कि क्या बोले कि उसको देशद्रोही षड्यंत्र का, मतलब हमें तो वो देशद्रोही कहता था, लेकिन देश मेरा वो षड्यंत्र कैसा, हम षड्यंत्रकारी हैं या हम क्रांतिकारी हैं। तो जो भी क्रांतिकारियों को मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान देना रहता था तो तार के माध्यम से और रेल के माध्यम से आवागमन आसान हो गया, और तार के माध्यम से हमको मैसेज देना आसान हो गया। तो इस तरह से ये तो कुछ अच्छा काम किया डलहौजी। डलहौजी भारत में अंग्रेजी शिक्षा नीति। इसके बाद क्या किया, भारत में पूरी तरह अंग्रेजी शिक्षा नीति ला दिया। तो ये तो हम पहले ही बता दिए कि 1904 में विश्वविद्यालय को एक कर दिया। तो इसके बाद ये सब इसके मनमानी ढंग से करना था। लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने रूसी विचार के भारतीय प्रभावित हुआ, अब ये उत्तरदायित्व कानून को अवगत अधिकार। अब कहा कि नहीं भाई, एक जो था जो भारतीय विचार से परिचित हुआ और कहा कि इसको कुछ तो मान्यता देना चाहिए, पर उसकी बात को नहीं मानी। तो इतना आपका जो अभी तक ले हमने बताया भारत के उदय के, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण, भारत में राष्ट्र उदय के, फिर से बता दूँ, पहला कारण 1857 में विद्रोह को कुचल दिया। 1858 में विक्टोरिया रानी महारानी ने कह दिया कि तुम मेरे गुलाम हो। 1878 में प्रेस एक्ट ला दिया कि कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं छाप सकता है। 1979 में आर्म्स एक्ट लगा दिया, कोई भी भारतीय आर्म्स नहीं रख सकते हैं। 1983 में अल्बर्ट बिल पारित कर दिया कि आपको एक सामान्य न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा, उच्च न्यायालय में नहीं जाएगा। 1899 में लॉर्ड कर्जन ने कलकत्ता कॉर्पोरेशन में सदस्यों की संख्या कम कर दी और गैर निर्वाचित सदस्यों की संख्या ज़्यादा कर दी। 1904 में क्या किया कि सारे विश्वविद्यालय को अपने अधीन ले लिया और कहा कि अंग्रेजी शिक्षा चलेगा। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया, जो सांप्रदायिकता के नाम पर कर दिया। 1907 में फिर एक देशद्रोही सभा, मतलब देशद्रोही कोई भी सभा करिएगा या प्रेस में छापिएगा तो तुरंत आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो इस तरह से अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा क्रूरता नीति रहा, ये राजनीतिक कारण। इसके बाद अब आर्थिक कारण में आ जाइए। देखिए यहाँ जो आर्थिक कारण है बहुत गंभीर है। अंग्रेज सबसे पहले जब हमारे मुल्क में आया तो क्या किया, इसका हाथ पैर तोड़ दिया, पेट पर लात मारा सबसे। तो जो घातक दुश्मन होते हैं ना, घातक, वो पहले क्या करते हैं, पेट पर लात मारते हैं और घातक हाथ पैर तोड़ देते हैं। यही काम अंग्रेज किया। क्या किया, यहाँ आया मुल्क में और हमारे देश में से जो भी कच्चा माल था, जूट, कपास, गन्ना, ये सब अपने मुल्क में ले गया और वहाँ से अच्छे क्वालिटी का सामान तैयार करके और हमारे मुल्क में बेचा, कोई कर नहीं दिया। और यहाँ के क्या हो गया, जैसा मान लीजिए कि यहाँ रुआ 10 रुपये किलो था, ये कहा कि हम 15 रुपये किलो खरीदेंगे। 15 रुपये किलो खरीद के ले गया, अपने देश में अपना कपड़ा बनाया और यहाँ ला के सस्ते दामों पर बेचा, क्योंकि वहाँ नया टेक्नोलॉजी था, वहाँ कम कीमत पे कपड़ा तैयार हो जाता था, तब भी उसको मुनाफा हो रहा था। तो दो तरह से काम किया, एक तो यहाँ से रुआ खरीद कर ले गया, जूट, कपास, गन्ना ले गया और वहाँ कम कीमत पर यहाँ से ज़्यादा कीमत दे के ले तो गया, लेकिन वहाँ से जो सामान बन के आ रहा है यहाँ अच्छा क्वालिटी का है
और वो यहाँ जल्दी बिक जा रहा था। लेकिन भारतीय लोगों के यहाँ जो हस्तकरघा से जो सामान बनता था वो उतना उच्च क्वालिटी का नहीं रहता था। तो इस तरह से क्या हुआ, पूरी तरह उद्योग धंधा को चौपट कर दिया, एकदम ख़त्म कर दिया, कुछ भी नहीं रहा। आर्थिक रूप से हमारे इंडियन एकदम कमज़ोर हो गए, भारतीय उद्योगकर्मी एकदम बिल्कुल कमज़ोर हो गए और देश के विरुद्ध महान रूप से शोषण होने लगा। महारुद्रा शोषण भी इसको कम नहीं होने लगा। जो भी जमींदार लोग थे कहा कि हमको टैक्स देना पड़ेगा, तो किसान को या तो फसल हो या नहीं हो लेकिन टैक्स उनको देना पड़ता था। कोई इसका प्रावधान नहीं था कि अगर फसल नष्ट हो गया तो तुम टैक्स दोगे या नहीं दोगे। वो कर का हमेशा बढ़ोतरी करते चले जाते थे। 1982 में सूती वस्त्र उद्योग से आयात कर भी हटा दिया, तो बहुत सारी परेशानियाँ होती। आगे देखिए कि हमारे कृषक और उद्योगकर्मी बहुत ज़्यादा परेशानी झेल रहे थे। मुनाफा तो जमींदार टैक्स उतरते थे उनको मिल ही जाता था, अंग्रेज को चला ही जाता था, लेकिन यहाँ के भारतीय लोग एकदम पीछे जा रहे थे चक्की में। 1857 के विद्रोह तक कोई विद्रोह नहीं हुए थे, लेकिन एक 1857 के विद्रोह के पहले हुआ था, इसे गुप्त रखा गया था। 1857 के बाद विद्रोह की बारंबारता उसे नील विद्रोह और पवना विद्रोह के नाम से प्रमुख है। नील की खेती के लिए जो विद्रोह हुआ था 1917 में क्या कहते गांधी जी ने चंपारण जाके सत्याग्रह किया और नीले की खेती के लिए वहाँ कुछ लोगों के टैक्स वगैरह से राहत दिलवाया अंग्रेज से। फिर खेरा विद्रोह हुआ, भोपला विद्रोह हुआ, बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। और इस तरह से बहुत सारे षड्यंत्र किए गए कि देश में से अंग्रेजी सत्ता चली जाए, लेकिन देश की क्रूरता के कारण पूरी तरह से कुचल दिया जाता था। अंग्रेज कुचल देते थे और इस तरह से हम धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होते गए और हमारा आर्थिक स्थिति बहुत खराब होते गया। इसके बाद सामाजिकरण बहुत महत्वपूर्ण था। यहाँ जो IAS सिविल सर्विस का जो परीक्षा होता था वो सारे परीक्षा अंग्रेज करवाते थे। और अंग्रेज इतना ही नहीं, वो इंग्लैंड में जाके होता था और इंग्लैंड जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं था। बहुत ऐसे जैसे BR अम्बेडकर हैं, ये भी IAS की परीक्षा पास कर गए थे। तो इन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, बहुत इन लोगों को नीच गिरा हुआ लोग समझते थे। एक वो नीचे जाति के थे भीमराव अम्बेडकर, साथ साथ भारतीय लोग कम भी नहीं थे कि ऊंची जाति, अपने आप ऊंची जाति कहलाने वाले लोग उन पर अत्याचार करते थे, फाइल ले जाके फेंक देते थे। अंततः उन्होंने ये नौकरी छोड़ करके फिर विदेश गए, फिर लॉ की पढ़ाई की, फिर आया देश को और वापस संविधान का निर्माण कर दिए। तो अंग्रेज का नीति बहुत खराब था, गोरे कारे का भेद बहुत ज़्यादा था। इसी तो सुलझाने के लिए साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे, जिसे बहुत सारे सुलझाए, हम आगे इसमें बताएंगे। तो यहाँ जो IAS की परीक्षा पास कर भी जाता था नौकरी के लिए, उसको अंग्रेज किसी तरह ज्वाइन कर, पहले तो उसको किसी भी तरह से हटा देना है, इंटरव्यू में हटा देना है और किसी भी तरह से लगा करके हटा देना है। उसके बाद रह भी गया तो एकदम नीचे वाले पद देते थे, उसके साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे, इसलिए लोग करना नहीं चाहते थे। तो यहाँ सामाजिक कारण कम नहीं था, होटल में, रेस्तरां में, ट्रेन में, मतलब कि उसके साथ आवागमन नहीं कर सकते थे, बहुत भेद था। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी ICS की परीक्षा पास कर गए थे, उनके साथ भी बहुत सारे बर्ताव गलत किए गए सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ। लिखा यदि कोई भारतीय सफल भी हो गया तो उसकी नियुक्ति की बाधा उत्पन्न करने में उससे पदच्युत करने की सरकार की कोशिश की जाती थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ भी उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया। अतः भारतीय शिक्षा वर्ग में, मध्यम वर्ग में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे क्रांति आने लगा और आवाज़ बुलंद हो गया। तो केवल ये सिपाहियों के लिए ही देते थे, नीचे जाते सिपाही तक भर्ती करते थे और कई भी युद्ध में ढकेल देते थे। 1914 के युद्ध में भी कितने भारतीयों को ढकेल दिए थे, लेकिन अंग्रेज सब पीछे रहता था। बहुत सारे कारण हैं। अब धार्मिक कारण भी कम नहीं था, धर्म सुधार बहुत सारे आंदोलन चला गए थे। हमारे देश के महापुरुष जो थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, ये सब धर्म मतलब जो समाज में कुरीतियाँ फैली थी, जैसे जाति प्रथा हुआ, छुआछूत हुआ, ऊंच नीच हुआ, इन सब भेदों को उन्होंने खत्म किया। सती प्रथा, विधवा विवाह, इन सब को चालू किया। तो ये भी कम कारण नहीं थे। अंग्रेज इसको चाहता था कि ये सब हमारे देश में या इंडिया में रह जाए ताकि हम खुद डालकर यहाँ पे शासन करते रह जाएं। तो इन सब मेन कारण था कि इस तरह से हमारे देश में राष्ट्रवाद फैला, बाल विवाह वगैरह वगैरह ये सब हटाया गया। 1934 तक अंग्रेज सरकार की दमनकारी नीतियों से अंग्रेज भी ऊब गए थे। बाल गंगाधर, बिपिन चंद्रपाल, लाजपत राय के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत 1914 से प्रथम विश्व युद्ध में आरंभ हुआ और अंग्रेजी सरकार ने भारत को एक युद्धकारी देश घोषित कर दिया। तो इस तरह से यहाँ के लोगों को भी युद्ध में ढकेला, बहुत सारे परेशानियाँ झेली, तभी भी देश से हटने के लिए तैयार नहीं था। इसी के बीच में क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन, तुर्की के सुल्तान को बेइज्जती किया, उसे परास्त करके और बहुत सारे साम्राज्य छीन लिया। तो पूरे भारत का तो खैर खिलाफत आंदोलन मुस्लिम के विरुद्ध चलाए मुसलमान लोग, साथ साथ पूरे देश में ये क्रांति फैल गया कि ये बहुत गलत किया है।